ये प्रश्न थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा, क्योंकि कहानी को हम जरूर पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने कभी सवाल पर सोचा नहीं कि क्या कहानी के बारे में भी इस तरह से सवाल उठ सकता है कि कहानी कैसे पढ़ें। जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि कुछ अवधारणाओं को जानना जरूरी है, और अगर हम उन अवधारणाओं को समझते हैं तो हम ये बेहतर ढंग से भौतिक विज्ञान को समझ पाएंगे। इसी तरह से दूसरे जितने भी ज्ञान के अनुशासन हैं उनके बारे में भी हम ऐसा ही समझते हैं। खेलों में भी हम देखते हैं कि अगर हमें क्रिकेट के खेल का आनंद लेना है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि लाइन लेंथ क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, और उसकी शब्दावली से अपना परिचय बढ़ाते हैं। कहानी भी एक साधारण व्यक्ति की तरह, लेमैन की तरह अगर हम पढ़ें तो उसका आनंद उस स्तर का नहीं होता अगर हम इस बारे में जागरूक होकर कहानी पढ़ें कि वास्तव में कहानी कैसे पढ़नी चाहिए। इसलिए आज हमने ये विषय चुना है कि हम कहानी को कैसे पढ़ें। इसमें कहानी संबंधी अवधारणाओं की बात भी आती है और कहानी पढ़ने की पद्धति के संबंध में भी चर्चा आती है। तो कहानी के बारे में सबसे पहले हमें एक सामान्य परिचय जानना जरूरी है कि वास्तव में जिसे हम कहानी कहते हैं वो है क्या। कहानी कोई भी ऐसी रचना जिसको पढ़ते हुए हमारे अंदर अतीतता का भाव पैदा हो, किसी चीज के गुजरते होने का भाव पैदा हो, तो हम वहां पर ये पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कोई कहानी है। कहानी बहुत पुरानी है और जब से इंसान है, उसकी जिंदगी है, तब से उस जिंदगी की कहानी भी चली आ रही है। यह अतीतता का भाव, सेंस ऑफ पास्टनेस, कहानी के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। और किसी भी कलाकृति में, किसी भी रचना में उससे गुजरते हुए जब पाठक के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है तो इसी से कहानी की पहचान होती है कि वास्तव में वो एक कहानी से गुजर रहा है पाठक। पुरानी रचनाओं में, आज तो कहानी की विधा अलग हो गई है, हम कहानी अलग पढ़ते हैं, काव्य अलग पढ़ते हैं, उपन्यास अलग पढ़ते हैं, नाटक अलग पढ़ते हैं। इन सब विधाओं से अलग अलग हमारा परिचय है, अलग अलग विधाओं के रूप में। लेकिन पीछे के दौर में अगर हम जाएं, पुराने समय में जाएं, तो हम ये देखते हैं कि काव्य के भीतर कहानी है। पुराना जो रूप काव्य का है, महाकाव्य हो या खंड काव्य हो, उसको हम कथा काव्य भी कहते रहे हैं, तो वहां कहानी है उसके भीतर। और जायसी की रचना से अगर हम कुछ पंक्तियां देखें, जायसी लिखता है पद्मावत में कि कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुधि उपराजा, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी ये जो चरित्र हैं, ये जो खेलने वाले हैं, प्लेयर्स हैं, ये दुनिया में एक खेल खेल रहे हैं और इनका खेल देखा भी जा रहा है और अंत में ये कोई नहीं रह जाते, लेकिन बाद में पता चलता है कि केवल कहानी ही रह जाती है। यानी उस समय भी जो थी वो केवल कहानी ही थी, बाद में दिखाई दिया कि वो केवल कहानी थी। तो इस तरह से कवि जिस काव्य सत्य का संकेत कर रहा है उसमें, उसके साथ साथ वो उसमें छिपी हुई कहानी का भी संकेत कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि वहां काव्य के भीतर कहानी मौजूद है। फिर कहानी चली आई, कहानी ने मौखिक युग से लिखित युग में प्रवेश किया और लिखित युग के बाद से मुद्रित युग में प्रवेश किया। इसके साथ साथ कहानी में भी बहुत बदलाव आया। कहानी को हम इस अंतर को समझने के लिए कहानी के संबंध में हम एक चर्चा कर सकते हैं कि पुरानी कहानी और नई कहानी इस तरह का विभाजन कर सकते हैं, और ऐसा किया भी गया है। और कई बार हम कहानी को क्वालिफाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम कहते हैं आधुनिक कहानी, और हम अंतर भी करते हैं कि जो पुरानी कहानी थी उसको हम किस्सा कह रहे हैं और जो आधुनिक कहानी है उसको हम कहानी कहते हैं, और उसको अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के समानांतर हम पढ़ते हैं। तो ये कहानी
के संबंध में पुराने से नए कहानी को अलगाना, ये आलोचना के क्षेत्र में हुआ है। और ये इसलिए हुआ है ताकि इस बोध को हम समझ सकें, इस फर्क को हम ग्रहण कर सकें कि पुरानी और नई कहानी में क्या फर्क है। पुरानी कहानी में प्रश्न अलग तरह के थे और नई कहानी में जो प्रश्न है पाठकों के, श्रोताओं के, वो अलग तरह के। एक तो यही है कि पुरानी कहानी कहने और सुनने से संबंधित थी, इसलिए उसको किस्सा कहते थे, और जब लिखित युग में आ गई तो कहानी पाठ्य चीज हो गई, यानी पढ़ी जाने लगी। तो कहानी का जो पुराना स्वरूप है, उसका रूप जिससे पैदा हुआ वो वास्तव में सुनाने वाले से पैदा हुआ है। अंग्रेजी में हम इसको नरेटर कहते हैं, किस्सा गो भी कहते हैं। ये पुरानी कहानी जो चली आई है उसमें सवाल उठता था, जब कोई हम दादा परदादा वगैरह जब बच्चों को कहानियां सुनाते थे, पिछले जमानों में जाएं तो वो जो कहानियां सुनाते थे तो उस कहानी को लोग सुनते थे और फिर उसके बाद प्रश्न करते थे उसमें बीच बीच में कि आगे क्या हुआ। लेकिन आज की कहानी में ये महत्वपूर्ण फर्क है कि क्या हुआ में दिलचस्पी कम हो गई है। ये क्या हुआ घटना का महत्व था, घटना का महत्व पुरानी कहानी में बहुत अधिक था। और पुरानी कहानी में घटना का महत्व क्यों था, इसका भी कुछ कारण है। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है उस पर प्रश्न उठाने के बजाय मान लेते थे, क्योंकि ईश्वर में विश्वास था, परंपरा में विश्वास था, धार्मिक समाज था, और इसलिए जो संदेह है, जो प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति है, जो कि वैज्ञानिक युग की प्रवृत्ति है, आधुनिक युग की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का विकास नहीं हुआ था। तो लोग जो मान लेते थे कि जो हो रहा है ये सब पूर्व नियत है, या ईश्वर कर रहा है, या जो हो रहा है बस यही इतना ही है। लेकिन जब ईश्वर की सत्ता पर संदेह हुआ तो ये विश्वास, मानववाद के साथ में आधुनिक युग में ये विश्वास आया कि वास्तव में दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारे क्रियाकलापों की वजह है। और जब इस प्रकार का विश्वास आया तो लोग घटना के पीछे देखने का प्रयास करने लगे, यानी कारण खोजने का प्रयास करने लगे। तो कारण कार्य जो संबंध है, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, वो इससे जुड़ी हुई है। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आने के साथ ही नई कहानी आई, वैज्ञानिक युग के साथ नई कहानी आई, क्योंकि प्रेस आया, कहानी सुनने के बजाय पढ़ने के युग में प्रवेश कर गई, कहानी संबंधी विश्वास बदल गए, जीवन संबंधी विश्वास बदल गए। तो लोग ये नहीं प्रश्न करते, घटनाएं बहुत सारी घट रही हैं, लेकिन वो घटना से कुछ अधिक देखना चाहते हैं, उस घटना के भीतर जाकर कुछ देखना चाहते हैं। और इस चीज का परिचय हमें मिलता है, अगर हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भूमिका पढ़ें तो वो मनोवैज्ञानिक सत्य की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम घटना, सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं, लेकिन घटना के भीतर क्या हुआ इसको देखने के लिए मनुष्य की बुद्धि निरंतर प्रयत्नशील रहती है। लेकिन ये जो बुद्धि है, जो निरंतर प्रयत्नशील रहती है, ये बुद्धि आधुनिक युग में आई, जिसने कहानी को सामाजिक स्तर पर बदल दिया, उसके स्वरूप को बदल दिया। और लोग ये प्रश्न अब आज ये नहीं प्रश्न करते कि हाँ इसके आगे क्या हुआ, राजा मर गया, रानी मर गई और कोई न रहा, उसके साथ में कहानी पूरी नहीं हुई। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो प्रश्न हैं ये नई कहानी को की ओर संकेत करते हैं, आधुनिक कहानी की ओर संकेत करते हैं, और इसी से जुड़ी हुई है जो धारणाएं, आधुनिक कहानी संबंधी धारणाएं हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फर्क है जो हमें पुरानी कहानी से नई कहानी को अलगा करके देखने का नजरिया देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला जो बिंदु है कहानी के बारे में, वो ये है कि कहानी का रोचक होना आवश्यक है। ये सही है, क्योंकि पुरानी कहानी भी जो लेखक का काम है वो तो पाठक की में रुचि पैदा करना और उस रुचि को बढ़ाए रखना, क्योंकि जब तक पूरी कहानी न पढ़ ले उसकी रुचि समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसमें बढ़नी चाहिए उस कहानी के बारे में इच्छा जानने की। तो ये लेखक के सामने एक चुनौती होती है, जो पुराने लेखक के सामने भी थी और नए लेखक के सामने भी है। लेकिन पुराने लेखक के लिए ये चुनौती अलग किस्म की थी, आसान थी। वो घटनाओं में दिलचस्पी पैदा करता था, और घटनाओं में दिलचस्पी पैदा करने के अलावा वो जासूसी किस्म की, अगर हम देखें प्रेमचंद से पहले अगर हम देखें तो तिलस्मी, अय्यारी, जादू, अतिलौकिक, पारलौकिक, इस तरह के विश्वासों, चमत्कार, ये सारी चीजें कहानी में हमें दिखाई देती हैं, ये थी।
और इनके सहारे लेखक पाठक की जिज्ञासा को, पाठक की रुचि को पैदा कर लेता था और पाठक भी मान लेता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक युग के साथ में कुछ ऐसे विश्वास पैदा हुए हैं जिनके कारण अब कोई ये नहीं मानेगा कि हनुमान जी गदा चलाते थे तो हाथी आकाश में इतनी दूर चले जाते थे। यानी इस तरह की जो बातें हैं उनको मानेगा ही नहीं कोई आज के जमाने में। जब कोई मानेगा ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, तो लेखक ऐसी बात भी नहीं करेगा। तो लेखक के सामने जो चुनौती है वो आज के पाठक का सोच विचार, आज के पाठक की समझ, आज के पाठक की बौद्धिकता, इन सारी चीजों को देखते हुए इस ढंग से कहानी कहनी है कि पाठक उसमें विश्वास करे, उसकी रुचि हो उसमें। जैसे कि क्योंकि कहानी का जो सत्य है वो उसकी विश्वसनीयता ही है। अगर विश्वास नहीं कर पाया पाठक तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर कहानी की जो अगली विशेषता है वो है आधुनिक कहानी का संक्षिप्त होना। क्योंकि जब भी हम कहानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम किस्सा यानी पुरानी कहानी से अलग आधुनिक कहानी के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो आधुनिक कहानी जो होती है वो संक्षिप्त होती है और कई सारे लोगों ने इस संक्षिप्तता पर जोर दिया है। जैसे कि कुछ लोगों ने एडगर एलन पो या ऑस्कर वाइल्ड वगैरह ने कुछ घंटों में उसको बांधने की कोशिश की है। इन सब प्रयासों से यही पता चलता है कि आधुनिक कहानी का आकार निश्चित होना चाहिए, वो संक्षिप्त होनी चाहिए। पुराने किस्से ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि दिन में काम किया खेतों में, शाम को अलाव में बैठे, थोड़ी देर तक कहानी सुनाई, फिर उसके आगे की अगले दिन सुनाई, फिर उसके आगे की अगले दिन सुनाई। तो समाज से संबंध होता है कहानी का, वो कहानियां इतनी जल्दी नहीं खत्म हुई थी। मछुआरों के समाजों में हम जाए तो कहानियां अधूरी रह जाती हैं। नाव खेने गए, बहुत दूर तक गए, उसके बाद अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो जहां से जहां तक कहानी चली चली, उसके बाद उसका किसी अंत पर पहुंचना आवश्यक नहीं है। तो कहानी का जो स्वरूप है वो समाज से भी निर्धारित होता है, देश काल से निर्धारित होता है। आधुनिक कहानी जो है उसका संक्षिप्त होना आवश्यक है। और कहानी के संबंध में जो कहानी, आधुनिक कहानी का जिससे परिचय मिलता है वो एक बात और है कि कहानी पूरी की पूरी एक सूत्र में गुथी हुई होनी चाहिए। और एक सूत्रता अगर कहानी में है तो उसके कहानी के भीतर जो विविध अनुभव आए हैं वो अनुभव एक सूत्र में बंद कर एक सुनिश्चित अर्थ पाठक में पैदा करते हैं, जिससे कहानी पाठक के लिए बोधगम्य हो जाती है। तो इस तरह से कहानी का एक सूत्र में गुथा होना भी आवश्यक है। तो ये चीजें हैं जिनसे हम कहानी को पहचानते हैं कि आधुनिक कहानी कौन सी है। अब इसमें एक बात पर थोड़ा सा और हम विचार करेंगे कि विश्वसनीयता ही कहानी का सत्य है। कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे और कहानी के सत्य को जीवन से के सत्य से जोड़ने के जो पक्षधर हैं वो लोग इस पर बहस भी करेंगे कि केवल विश्वसनीयता हो जाने से ही कहानी सच नहीं हो जाती अपने में। लेकिन हम यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं। कहानी जीवन से जुड़ी होती है और जीवन से जितनी ज्यादा गहराई से जुड़ी होगी, जितनी तलस्पर्शी होगी कहानी, रचनाकार उतनी ही गहरी विश्वसनीयता उसमें पैदा कर सकता है। लेकिन जहां तक कला के रूप में कहानी का सवाल है, जब रचनाकार उसमें विश्वसनीयता पैदा कर लेगा तभी ये प्रमाणित होगा कि जीवन की समझ जो रचनाकार की है वो तलस्पर्शी है। जैसे कफन कहानी हम प्रेमचंद की पढ़ते हैं, कहानी से बाहर आकर अगर हम सोचे क्या कि घीसू माधव जैसे चरित्र संभव है तो हमें लगेगा नहीं संभव है। लेकिन कहानी के भीतर जब हम रहते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल हो सकता है, जो कुछ इसमें दिखाई देता है सब कुछ हो सकता है। और इसी बात को बहुत पहले से अरस्तु, सर फिलिप सिडनी वगैरह ने जो कहा है कि कला में संभाव्य असंभाव्यता चल सकती है, असंभाव्य संभावता नहीं चल सकती। यानी वास्तविक घटना भी अगर है लेकिन असंभव लग रही है तो कला के लिए बेमतलब है। कला के भीतर वो संभव लगनी चाहिए, चाहे वास्तविक जीवन में वो न घट सकती हो। तो ये विश्वसनीयता ही है जिससे लेखक पाठक से संवाद कायम करता है, तभी आगे वो कहानी को रोचक बना सकता है, तभी आगे वो उसमें कला के उद्देश्य की सिद्धि कर सकता है। तो ये कहानी संबंधी आरंभिक परिचय है। अब इसके बाद कहानी के तत्वों की ओर चलते हैं। कहानी के तत्वों में कथानक, कहानी के तत्वों में आप ये देखिए कि कथानक 6 तत्व गिनाए जाते रहे हैं। परंपरागत रूप से कहानी के जो विश्लेषक हैं वो कहते रहे कि कथानक है, पात्र है, देश काल वातावरण हो गया, शैली हो गई, संवाद हो गया और उद्देश्य हो गया। और यही 6 तत्व उपन्यास के संबंध में भी गिनाए जाते रहे, यानी कथा तत्व के पर गिनाए जाते रहे। लेकिन इसमें से हम बता दें कि कहानी के कुछ तत्व तो नाटक से आए हैं, नाटक की आलोचना से आए हैं। कहानी बहुत नई चीज है और कुछ तत्व कहानी से आए हैं, मिल करके कहानी के रूप का विकास हुआ है। जैसे कि कथानक संबंधी जो धारणा है कहानी में वो बहुत प्राचीन है, नाटक से आई है।
और कहानी कथानक जो है वो विविध घटनाओं का कार्य कारण संबंध है, कार्य व्यापार की योजना है उसमें। और अरस्तु कहता है कि कार्य व्यापार की एकता कथानक की पहचान है। कार्य व्यापार की एकता का अर्थ ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन के सारे कार्य व्यापार उसमें आ जाएं। कार्य व्यापार की एकता का मतलब है कि एक संघर्ष उसमें आना चाहिए, द्वंद्व आना चाहिए और वो द्वंद्व आगे बढ़ना चाहिए। तो उस द्वंद्व से अनिवार्यतः उसके सारे कार्य संबद्ध हो जाने चाहिए। और ये जो कथानक है ये इसीलिए आता है नाटक के भीतर कि उससे संघर्ष की स्थापना होती है। अब आज के समय में ये बहस भी चल पड़ी है कि कथानक की स्थिति पाठ में होती है या पाठक में होती है। यानी अगर ये वस्तुनिष्ठ बनाम आत्मनिष्ठ जैसी बहस है, क्योंकि पाठकवादी आलोचना के विकास के बाद में ये भी देखा जा रहा है कि कार्य कारण संबंध कई स्तर पर रचना के भीतर हो सकते हैं और पाठक किस तरह से ग्रहण करता है उस ढंग से उसमें कथानक होगा। बहरहाल ये बाद की बात है, लेकिन कथानक एक आवश्यक तत्व है कहानी का, और नाटक में तो अरस्तु ने उसको सर्वप्रधान तत्व बताया है। इसके बाद दूसरा जो कहानी का तत्व है वो है पात्र। नाटक को अरस्तु ने कार्यरत मनुष्यों का अनुकरण कहा है, इमिटेशन ऑफ मेन इन एक्शन। तो वो इसलिए कहा है क्योंकि पात्र बहुत महत्वपूर्ण है और पात्रों के क्रियाकलाप से ही कथानक का निर्माण होता है। और पात्र और कथानक नाटक में भी होते हैं, वहां से वो कहानी में और उपन्यास में भी आ जाते हैं। पात्रों के संबंध में एक और चीज कहानी में जानने की है कि जो पात्र कहानी में आए हैं वो व्यक्ति या इंडिविजुअल हैं या टाइप हैं, किसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। ये बात प्रेमचंद पर बात करते हुए आलोचकों ने उठाई ज्यादातर हिंदी में। और वर्ग, किसी वर्ग के प्रति, जैसे कि हम गोदान में देखते हैं तो होरी जो है वो एक पात्र भी है और किसानों का प्रतिनिधि भी है। इसी तरह गोबर भी प्रतिनिधि है, एक वर्ग का प्रतिनिधि है। लेकिन साहित्य एक स्तर पर बायोग्राफी की ओर जाता है तो दूसरी ओर वो इतिहास की ओर जाता है, दोनों छोरों को छूता है। और इसलिए अगर कविता में भी हम देखें निराला के यहाँ, तो जो सरोज स्मृति के पिता की वेदना है वो एक स्तर पर सामान्य पिता की वेदना बन जाती है एक, और दूसरे स्तर पर एक व्यक्ति की वेदना तो है ही। तो इंडिविजुअल भी एक स्तर पर कहीं ना कहीं अगर व्यापक सत्य को इंगित करता है, ऐतिहासिक सत्य की ओर जाता है, तो वो कुछ ना कुछ टाइप की ओर जरूर झुकता है। पर जैनेन्द्र आदि कई सारे कथाकार बाद में है जो मनोविश्लेषणात्मक कहानी की आलोचना जिस तरह से की गई है उसमें ये जोर दिया गया कि जो और आगे की कहानी है और मनोविश्लेषणात्मक कहानी है उसके पात्र अधिक इंडिविजुअल या व्यक्ति होते हैं, टाइप कम होते हैं। तो ये एक बहस है कहानी के संबंध में, और जिससे हम रचना के कहानी के स्वरूप को पहचान सकते हैं कि उसके पात्र किस प्रकार के हैं। इसके बाद कहानी का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वातावरण। वातावरण का अर्थ है कि जो कार्य व्यापार उपस्थित किया जाता है उसके पीछे का देश और काल क्या है, स्थान क्या है और समय क्या है, यानी किस जगह की कहानी है, किस समय की कहानी है। वातावरण विवरण से भी खड़ा होता है, भाषा का भी सहारा लिया जाता है वातावरण खड़ा करने में, लेकिन वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही कहानी अलग अलग वातावरण में अलग अलग अनुभव पैदा करती है। तो इसलिए अगर एक ही कार्य व्यापार, जैसे कि लहना सिंह का ही अगर हम देखें बलिदान, अगर वो आज के समय पर रख करके देखा जाए तो उसका अनुभव बदल जाता है। वैसी कहानी उसने कहा था जैसा अनुभव उससे पैदा नहीं होगा। तो ये वातावरण का महत्व है कि एक ही कार्य व्यापार अलग अलग वातावरण की देश काल की पृष्ठभूमि में अलग अलग अनुभव को पैदा करता है। इसलिए वातावरण भी कहानी का तत्व है। ये पीछे होता है और बहुत सीधे दिखाई नहीं देता जैसे हम पात्रों को पहचान सकते हैं। वातावरण को पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देकर के कहानी पढ़नी पड़ती है। इसके बाद चौथी जो चीज है वो है कहानी का केंद्रीय भाव या थीम। इसमें उद्देश्य आ जाता है। इसके अंतर्गत जिन 6 तत्वों की हमने चर्चा की थी वो 6 इन 4 तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि शैली तो कहानी का उपकरण है, संवाद शैली का अंग है, और उद्देश्य के बारे में ये बहस हो सकती है क्योंकि जो कलावादी कहानीकार हैं ऑस्कर वाइल्ड जैसे, वो उद्देश्य को नहीं मानते हैं, लेकिन थीम के अंतर्गत उद्देश्य आ जाएगा। उद्देश्य के बारे में बात होती है कि कहानी सोद्देश्य होती है या निरुद्देश्य होती है। तो थीम एक हो सकती है और उस पर अनेक कहानियां लिखी जा सकती हैं और हर एक कहानी एक अद्वितीय अनुभव होती है। जैसे
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई और विष्णु प्रभाकर की कहानी अभाव, दोनों एक थीम पर है, संतान का अभाव, लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां हैं। इसी तरह से अगर वापसी कहानी हम देखें उषा प्रेमवदा की, आर्द्रा मोहन राकेश की कहानी, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी, तो सारी कहानियां वृद्धावस्था पर केंद्रित हैं, एक तरह की थीम है, लेकिन वो सब कहानियां अलग अलग हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम रामायण महाभारत में देख सकते हैं। रामायण भी अच्छाई पर बुराई की जीत की कहानी है, ये थीम है, और महाभारत भी, लेकिन रामायण बिल्कुल ही अलग है, एक आदर्शवादी रचना, उसमें अलग तरह के अनुभव है, महाभारत में दूसरे तरह के। तो थीम से हमें केंद्रीयता तो पता चल जाती है, लेकिन कहानी की समृद्ध रिचनेस, उसके अनुभवों की विविधता का पता हमें कहानी से ही चलता है। कहानी के उपकरणों में दो बातें आती हैं, एक तो कहानी का रूप और दूसरे दृष्टि बिंदु। कहानी के रूप का अर्थ यह है कि पुराना जो हमने कहा नाटक का रूप था वो आया, और इसलिए जो ड्रामेटिक फॉर्म बनाम नैरेटिव फॉर्म, इसकी जो बहस है, यानी नाटकीय रूप बनाम कथात्मक रूप, वो कहानी रूप को समझने में मददगार है, क्योंकि मूलतः ये दो तरह की क्रियाएं हैं। नाटक दिखाना है, जबकि कथा नरेशन जो है वो बताना है, और दिखाने और बताने में फर्क होता है। नाटक वर्तमान केंद्रित है, जो हो रहा है वो नाटक है, लेकिन कहानी पास्ट अतीत पर केंद्रित है, जो हो चुका वो कहानी है। तो ये फर्क है, और इसलिए जो हो चुका उसको दिखाने के लिए बीच में किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो बीच में रहता है, दर्शक के और दृश्य के जो बीच में रहता है, इसको हम नरेटर कहते हैं। ये किस्सा वो पहले भी होता था, आज के समय में इसको हम कथावाचक कहते हैं, नरेटर कहते हैं। पर्सी ल्यूबक ने अपनी पुस्तक क्राफ्ट ऑफ फिक्शन में कहानी के संबंध में, उपकरणों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि कहानी में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टि बिंदु। दृष्टि बिंदु को पहचान कर ही हम कहानी को ठीक से समझ सकते हैं। दृष्टि बिंदु मोटे तौर पर तीन होते हैं। एक तो थर्ड पर्सन में कोई कहानी कहता है, यानी अन्य पुरुष में या तटस्थ दृष्टा की तरह वर्णनात्मक शैली में कहानी कहता है, तो हम ये कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन नरेशन है, यानी वर्णनात्मक है, तटस्थ कहानी वाचन है। दूसरे फर्स्ट पर्सन में या आत्मकथात्मक विधि से कोई कहानी कह सकता है, जैसे कि प्रेमचंद की कहानी नशा में दिखाई देता है, इसको हम उत्तम पुरुष कथावाचन कहते हैं। और तीसरे ये है कि संवादों के माध्यम से भी कहानी आगे बढ़ सकती है, कही जा सकती है। हालांकि इसका कम प्रयोग होता है, कहानी के बीच में कहीं कहीं पर संवादों का उपयोग कहानी कहने के लिए होता है। अब इसमें जो ये नरेशन के तरीके हैं, इनका बड़ा विस्तृत महत्व है कहानी के भीतर, क्योंकि सबसे पहले, सबसे आसान और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला जो तरीका है वो थर्ड पर्सन नरेशन, क्योंकि तटस्थ होकर कहानी कहना चाहता है रचनाकार। पर समस्या ये होती है कि दृश्य के और दर्शक के बीच में, यानी जो पाठक है, अब वो शब्द पर आश्रित है। नाटक का तो वो दर्शक नहीं है, सामने बैठ करके देख रहा है, बीच में कुछ नहीं है। तो दृश्य के और दर्शक के शब्द के माध्यम से जो वो देखता है कला में, उसके बीच में कोई उपस्थित है लगातार, और भले वो सबकी कहानी बताता रहे, लेकिन खुद देखने का मजा और खुद देखने का जो विश्वास होता है वो नहीं आता। और इस समस्या से निपटने के लिए रचनाकार ये भी कर सकता है कि वो जो बीच में जो नरेटर बीच में मौजूद है, जो बार बार आड़े आता है दर्शक के और दृश्य के बीच में, उसको सीन के भीतर प्रवेश करा दे दर्शक के, यानी वो कहानी का ही एक पात्र बन जाए। तो इसको हम फर्स्ट पर्सन नरेशन कहेंगे, आत्मकथात्मक विधि कहेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि वो जब उसके भीतर मौजूद है तो वो अपने बारे में तो जो बोलता है, लेकिन दूसरों के बारे में वो सापेक्षता में ही बोल सकता है, और इसलिए आत्मकथात्मक विधि में भी समस्या बनी रहती है कि किस जगह से देखे। जैसे कुछ उपन्यासों में हम देखते हैं कि पैनोरमिक व्यू देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दृश्य के बजाय विहंगम दृश्य या विहंगावलोकन कराते हैं, यानी जो नैरेटर है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि ठाकरे का उपन्यास अंग्रेजी में वैनिटी फेयर है, तो वैनिटी फेयर में वो बाहर चला जाता है उससे पूरा, जैसे हम हवाई जहाज से ऊपर चले जाते हैं और तब नीचे देखते हैं, तो पैनोरमिक दृश्य दिखाई देता है। इस तरह से पूरे दृश्य को उपस्थित करता है रचनाकार। लेकिन इसमें भी कमी रह जाती है। कमी यह रह जाती है कि जो कला है वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपनी व्याख्या के लिए, खुद को देखने के लिए अपने से बाहर के किसी पॉइंट ऑफ व्यू की ओर संकेत करती है, तो इसलिए वो अधूरी रह जाती है, वो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं बन पाती। और इसको पूर्ण बनाने का ये तरीका है वो उसी के भीतर रहे, कला के भीतर, जो पॉइंट ऑफ दृष्टि बिंदु है वो कला के भीतर रहे,
और इसलिए कई बार हम ये देखते हैं कि शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहानी के भीतर दिखाई देते हैं। अलग अलग जगह पर रचनाकार अलग अलग तरह से बोलने का प्रयास करता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू संबंधी बहस है, और जितना ज्यादा हम पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टि बिंदु के बारे में समझते जाएंगे, उतना बेहतर ढंग से हम कहानी को समझ सकते हैं। इसके बाद कहानी में लेखकी टिप्पणियों का भी प्रश्न आता है, जैसे कि लेखक कहानी के भीतर से बोल सकता है? वैसे तो कला की दृष्टि से अनौचित्य है। लेखक अगर कहानी के भीतर प्रवेश करता है तो प्रश्न उठता है कि उसके भीतर तो पात्र हैं, चरित्र हैं, वो बोलेंगे। लेखक तो कहानी के बाहर है, तो वो कैसे कहानी के भीतर से बोल सकता है? जैसे कि सवा सेर गेहूं में हम देखते हैं, अंत में एक टिप्पणी आती है कि ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। अब ये एक लेखक की टिप्पणी है, पूरी कहानी शंकर और विप्र की चल रही है, लेकिन ये बोलने वाला कहां से आया कहानी के भीतर? तो कला की दृष्टि से ये अनौचित्य होता है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो व्यापक सार्थकता देता है। अगर ये पंक्ति जोड़ी है प्रेमचंद ने, तो उससे वो पाठक की चेतना में ये सवाल पैदा करना चाहते हैं कि इसको केवल मनोरंजन मत समझो, ये बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे शंकर हैं और बहुत सारे ऐसे विप्र हैं रूप बदल करके। तो ये लेख की टिप्पणियों संबंधी बहस भी कहानी में मददगार है कि लेख की टिप्पणियां किस तरह से आए, अगर आए तो। इसके बाद कहानी में ये तो नाटक से जो कुछ उपकरण आए कहानी के भीतर, जो सीन, पैनोरमा आदि की जो हमने बात की। दूसरे जो नरेशन है वो कहानी के अपने उपकरण है जो विकसित हुए। तीसरे, कहानी में भाषा की शक्तियों का यानी कविता के उपकरणों का भी प्रयोग होता है। हम आधुनिक कहानी में देखते हैं कि रूपक और प्रतीकों का भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे कि वापसी कहानी हम देखें, उसकी जो चारपाई है वो अपनी जगह बदलती रहती है घर के भीतर। ये चारपाई प्रतीक है पिता की स्थिति का। इसी तरह से स्टेशन और रेलगाड़ियां, ये भी प्रतीक हैं। स्टेशन मास्टर जिंदगी भर रहते हैं गजाधर बाबू, लेकिन वो देख नहीं पाते कि रेलगाड़ियां आती हैं, एक क्षण के लिए स्टेशन पर रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। दुनिया में संबंध इसी तरह के हैं, फिर भी वो अपने परिवार से उसी तरह जुड़े रहते हैं। जो जिंदगी जीते हैं उसके जो वर्तमान है उसके यथार्थ को नहीं स्वीकार कर पाते हैं और इस तरह से एक फैंटेसी का शिकार होते हैं। तो ये उनका जो पूरा जो सेटअप है जो कहानी का, एक स्टेशन मास्टर के तौर पर रोज रेलगाड़ियां आती हैं जाती हैं और ये सारी चीजें जो देखती हैं, फिर भी वो वापसी का अर्थ नहीं समझ पाते। और वापसी भी कहाँ होती है? शीर्षक भी प्रतीक है, क्योंकि वापसी भी कहीं और नहीं होनी है, उसी दुनिया में वापसी होती है, लेकिन यथार्थ परकता के साथ वापसी होती है। वास्तविकता के साथ उस निरंतर परिवर्तन पर अब वो स्थिर होकर के रह सकते हैं, ये वापसी है। दूसरे, तो ये पूरी कहानी में रूपक के तौर पर, इसी तरह से काफका की कहानी मेटामॉर्फोसिस देखें तो वो पूरी रूपक के स्तर पर चलती है। आर्द्रा कहानी में मादा सुअर और उसके 6 बच्चे रूपक हैं। ईदगाह कहानी में हामिद का जो चिमटा है वो संघर्ष के मूल्यों का प्रतीक है। पत्नी कहानी जैनेन्द्र की अगर हम देखें तो उसे जो बुझे हुए कोयले हैं वो भी प्रतीक हैं। तो ये काव्यात्मक शक्तियों का आश्रय भी कहानी में लिया जाता है और रचनाकार काव्यात्मक अर्थ को पहले को प्रतीक, रूपक आदि के माध्यम से उसमें पैदा करता है, साथ में कहानी के ढांचे से भी उसका संकेत करता है। दोनों को एक दूसरे से सहयोग करता हुआ अंतिम अर्थ को या पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता है। तो कहानी ऐसा नहीं है कि नाटक के उपकरणों का आश्रय नहीं लेती या कविता के उपकरणों का आश्रय नहीं लेती। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहानी के अवयवों में जो विभिन्न अवयव थे, ये बात होती है कि ये अवयव अलग अलग हैं या एक ही है। कहानी तो एक है, एक अखंड अद्वितीय अनुभव है, ठोस अनुभव है जो कि कलात्मक अनुभूति है, लेकिन उसके अलग अलग पहलुओं को जो हमने देखा वो वास्तव में अलग अलग नहीं है, वो केवल विश्लेषण के नजरिए से अलग अलग किए गए हैं। इस बात को हेनरी जेम्स इस तरह से कहता है कि घटना क्या है? चरित्र का उद्घाटन। चरित्र क्या है? महज घटना का निर्धारण ही तो। चरित्र का उद्घाटन तब तक नहीं हो सकता अगर घटना न घटे। घटना जिस तरह से घटती है वही तो चरित्र का उद्घाटन है। और घटना क्या घटेगी, ये चरित्र जो खेल रहे हैं उन्हीं के कारण घट रही है। तो ये जो घटना और चरित्र अलग अलग करके हम देखते हैं, बाह्य वास्तविकता और आंतरिक वास्तविकता को, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक हैं, हमें देखने की बाध्यता के कारण हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं। इसी तरह से जैसे हम चेखोव की कहानियों में देखें तो कोई घटना नहीं घटती, दो लोग मिलते हैं और कहानी पूरी हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ? ऐसी कोई घटना में घटित नहीं दिखाई देती, दो लोगों का मिलना बात करना ही घटना है। तो ये जो घटना अब एक ही बिंदु पर चरित्र, एक ही घटना मिलने की छोटी सी घटना है और चरित्र उसमें प्रकाशित हो जाते हैं, कहानी पूरी हो गई। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं सामान्यतः कहानी में
कि उसमें समय का फैलाव दिखाई देता है, देश काल का फैलाव दिखाई देता है। एक ही बिंदु पर कहानी को प्रकाशित नहीं कर दिया जाता, कहानी के अनुभव को, घटना और चरित्र को आमने सामने करके, बल्कि उसके बीच में समय पैदा किया जाता है। जैसे कि चरित्र का रूपांतरण दिखाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए काल पैदा होता है, टाइम पैदा होता है, स्पेस, देश, स्थान पैदा होता है, और तब वातावरण पैदा होता है, और उसके भीतर से अनुभव को रचा जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वातावरण, देश काल, ये भी एक तरीका है, घटना और चरित्र भी उसके जैसे की तरीके हैं। तो ये दूसरा तरीका है उसको प्रकाशित करने का, और इसीलिए अगर वातावरण बदल जाए तो अनुभव बदल जाता है। बहुत साधारण सा उदाहरण, हम जंगल लेते हैं, जंगल में शेर से डर लगता है लेकिन चिड़ियाघर में नहीं लगता, वही चीज है। इसी तरह से वातावरण बदल जाता है तो अनुभव बदल जाता है। शैली भी अलग नहीं है, शैली अनुभव के रूप ग्रहण करने का तरीका ही है। जिस तरह अनुभव रूपायित होता है वही तरीका शैली है। तो और थीम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि थीम केंद्रीय भाव है, तो एक और थीम केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, तो अनुभव की विविधता जो है उसकी कितनी दूर दूर तक जाता है, उससे रिचनेस, समृद्धि पता चलती है, रचनाकार की सामर्थ्य पता चलती है। तो इस तरह से कहानी के ये अवयव वास्तव में अलग अलग होकर के एक ही हैं। ये विश्लेषण की सुविधा के लिए इनको अलग अलग बांटा जाता है। और ये भी नहीं है कि ये इतने ही उपकरण है, कहानी के और उपकरण भी हम बना सकते हैं अगर हमें आवश्यक। हम देखें कि कहानी जैसे कि आगे आज के समय में बढ़ गई है तो हम कई नए उपकरणों की भी बात करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर केवल बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से चर्चित उपकरणों की ही बात कर रहे हैं। तो अब हम एक बार संक्षेप में देखेंगे कि कहानी पढ़ते समय हम किन प्रश्नों पर ध्यान दें। एक तो कहानी की थीम क्या है, उसका केंद्रीय भाव क्या है। दूसरे, कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, और अगर एक से अधिक केंद्रीय पात्र हैं तो उनके बीच में सामंजस्य किस तरह से बैठाया गया है, यानी उनको किस तरह से एक दूसरे से जोड़ा गया है। तीसरे, केंद्रीय पात्र जो है उसकी चारित्रिक विशेषताएं किस तरह की हैं, पाठक किस तरह से उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। पाठक की प्रतिक्रिया प्रेम की होगी या सहानुभूति की होगी, आदर की होगी, घृणा की होगी, प्रशंसा की होगी, उदासीनता की होगी, मनोरंजन की होगी। यानी केंद्रीय पात्र के प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स, किस प्रकार की प्रतिक्रिया पाठक कर सकता है, ये भी समझने का प्रयास करने से हम केंद्रीय पात्र के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। फिर जैसे कि हमने कहा था, कथानक का संबंध संघर्ष की स्थापना करने से है, तो हमें यह देखना होगा कि कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो किन शक्तियों के द्वंद्व से बनता है। कहानी का मुख्य संघर्ष जो है वो किन शक्तियों के द्वंद्व से बनता है, किससे उस संघर्ष की स्थापना होती है। कई बार ये होता है कि मानसिक द्वंद्व प्रधान होते हैं, कई बार घटनाओं के बीच में द्वंद्व होता है, कई बार घटनाओं और चरित्रों के बीच में द्वंद्व होता है। तो कहानी के विभिन्न द्वंद्वों से भी किस प्रकार का मुख्य संघर्ष उसमें विकसित हो रहा है, तो इसको हम पहचानेंगे। और फिर ये जो संघर्ष है उसमें विकसित हुआ है, इसका समन, रिजोल्यूशन कहां पर होता है। इससे कहानी का क्लाइमेक्स भी पता चलता है कि कहानी किस क्लाइमेक्स, अभी हम देख रहे हैं क्लाइमेक्स की चर्चा नाटक के संबंध में हुई थी। तो कला के रूप इतने भी आत्यंतिक एक दूसरे से नहीं है, क्योंकि वास्तव में कला तो एक ही सत्य प्रकट करती आ रही है, वो सत्य है मानव सत्य। वो मनुष्यों के बारे में बात नहीं करती, जैसा कि विजय देवनारायण शाही ने कहा है, वो मनुष्य की बात करती है। तो जब वो मनुष्य को अभिव्यक्त करती है तो वो कहती तो एक ही सच्चाई है, लेकिन अलग अलग युगों के साथ में उसके कहने के तरीके भी बदले और इसलिए वो सच भी बदला है। तो ये जो नाटक के उपकरण है, जो काव्य के उपकरण है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाते हैं कहानी को समझने में। अब अगर जैसे कि हम निर्मल की भाषा पढ़ते हैं तो निर्मल की भाषा पढ़ते हुए हमें लगता है हम कविता पढ़ रहे हैं निर्मल वर्मा की भाषा पढ़ते हुए, लेकिन वो कहानी होती है, वो वातावरण का सृजन करती है, वो एक विशेष अनुभव को संप्रेषित करने में सहयोग करती है, और उसमें चरित्र भी हैं और उनके आपसी संबंध भी हैं। और कई बार कई चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती, जैसे कि घटना कथानक कई बार उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि नाटक से कविता की ओर अधिक झुक जाती है, कई बार वो नरेशन की ओर रहती है। तो कहानी किस तरह की है वो अलग अलग रचनाकारों के संबंध में बात करते हुए ही पहचाना जा सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो कहानी का मुख्य संघर्ष है, उस संघर्ष का शमन कैसे होता है, रिजोल्यूशन कैसे होता है कहानी के भीतर। और ये आवश्यक भी नहीं है कि रिजोल्यूशन समन हो, और अगर नहीं होता तो ये प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों नहीं होता, यानी रचनाकार उसका समन क्यों नहीं दिखाता। तो ये प्रश्न हमें कहानी को समझने में मदद करते हैं, ये बताते हैं वातावरण का क्या महत्व है,
फणीश्वरनाथ रेणु की आप कहानियां पढ़ें, हम उनको आंचलिक कहानियां कहते हैं, उनमें अगर वातावरण उनका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस वातावरण के बगैर वो कहानी का अनुभव जो है वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। और निर्मल के यहाँ जबकि बाहरी दुनिया उस रूप में मौजूद नहीं होती है, फिर भी उसमें वातावरण का सृजन होता है और ज्यादातर वो मूड को पैदा करता है, और वो वातावरण भाषिक संवेदनशीलता के सहारे पैदा किया जाता है। तो ये जो वातावरण है कहानी में वो किस तरह रचा जा रहा है, और उसको देख करके हम कहानी में ये तय कर सकते हैं कि वातावरण का क्या महत्व है। कई बार रचनाकार एक आध अनुच्छेद में वातावरण तैयार करता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा में देखें तो उसकी सांस्कृतिक भूमि को जो ननकू सिंह है उसको व्यक्त करने के लिए एक ही अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में वहां के सांस्कृतिक वातावरण को खड़ा किया गया है। दुलाई वाली कहानी को देखें तो उसमें भी स्थानीय रंगत के सहारे वातावरण का सृजन किया गया है, और इनका उन कहानियों के अनुभव को बनाने में बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह से वातावरण महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम ये भी प्रश्न उठाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहानी का अंत जो है वो उसका क्या महत्व होता है। कहानी का अंत, जैसे पूस की रात कहानी है, उसके अंत का बहुत महत्व है। पूस की रात कहानी में संवाद से अंत किया गया है, और मुन्नी का संवाद होता है हल्कू से। मुन्नी कहती है कि अब मालगुजारी भरनी पड़ेगी काम करके, मजदूरी करके। तो हल्कू कहता है लेकिन रात ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि मुन्नी की जो चिंता है वो भविष्य पर टिकी हुई है, और इसीलिए मुन्नी में चिंता है, जबकि हल्कू की जो दृष्टि है वो वर्तमान पर टिकी हुई है पूरी तरह से, और इसलिए वो चिंता से मुक्त हो गया है। और ये पूरी कहानी के बारे में, पूरी कहानी के अनुभव को आलोकित करता है, जबकि पहले वो भी उतना ही परेशान था। लेकिन रात में जब वो वहां रुकता है तो अलाव के 2 क्षण के प्रकाश में वो कुछ देख लेता है, और अलाव प्रतीकात्मक हो जाता है, क्योंकि वो रात की उस अंधेरे को लगातार तोड़ने का प्रयास करता है जिसको वो तोड़ नहीं पाता, और अलाव के 2 क्षण के प्रकाश में वो देख लेता है कि खेत उसका भविष्य ही नहीं है, उसको जानवर चरे या जमींदार उसको क्या फर्क पड़ता है। और उसी क्षण वो चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पूरी तरह से वर्तमान पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन मुन्नी ने ये नहीं अनुभव किया, वो अभी उसका रूपांतरण नहीं हुआ चरित्र का, और इसलिए उसकी नजर भविष्य पर टिकी है, और वो अभी भी उस चिंता से ग्रसित है। लेकिन मुन्नी की चिंता का ठीकरा भी अब हल्कू अपने सिर पर नहीं लेता। तो ये हम देखते हैं कि कहानी का अंत जो है वो पूरी कहानी के अर्थ को आलोकित करता है। इसी तरह से आर्द्रा कहानी हम देखें मोहन राकेश की, उसका भी अंतिम वाक्य देखें तो बच्चन की आंखों में आंसू आ गए, और नक्षत्र जो है वो धुंधले थे, उसने आंसू पोंछ लिए और नक्षत्र फिर से चमकने लगे। तो रचनाकार पूरी कहानी का अर्थ दिखाता है, लेकिन वो कोई भावुकता नहीं जगाना चाहता। वो बच्चन की स्थिति को दिखा रहा है, लेकिन बच्चन के प्रति कोई सहानुभूति जगाना चाहता। वो ये दिखा रहा है कि वास्तव में उसका जो दुख है, उसके दुख जिस तरह की दुनिया दिखाई दे रही है वो उसके अपने ही कारण है, क्योंकि जब वो आंखों से आंसू पोंछ लेती है तो नक्षत्र फिर उसी तरह चमकने लगे। तो वास्तव में दुख और सुख, जो कहानी के भीतर दुख और सुख के अनुभव खड़े हुए हैं, वो इसलिए हैं। ये कहानी, लेकिन कई बार कहानी में अंत ही नहीं, उसका शीर्षक महत्वपूर्ण होता है। कई बार बीच का कोई वाक्य महत्वपूर्ण होता है, जैसे वापसी कहानी में शीर्षक महत्वपूर्ण है, चीफ की दावत में बीच का एक वाक्य महत्वपूर्ण है। तो कहानी में कई वाक्यों से कई बार कोई आवृत्ति वाक्य की महत्वपूर्ण होती है, जैसे गुंडा कहानी में वो गुंडा था, वो काशी का गुंडा था, उसे लोग काशी में गुंडा कहते थे। तो इस तरह के वाक्यों से बदल बदल करके अर्थ रचनाकार पूरे कहानी को एक अर्थ देता है। तो इस तरह से कहानी में हम ये देखते हैं, कहानी के दृष्टि बिंदु बहुत आवश्यक है। पहले ही हमने चर्चा की है कि कहानी किस दृष्टि बिंदु से कही गई है। तो दृष्टि बिंदु के संबंध में आप देख सकते हैं, पर्सी ल्यूबक की पुस्तक क्राफ्ट ऑफ फिक्शन को अवश्य पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि दृष्टि बिंदु का कहानी में क्या महत्व होता है। वास्तव में कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमें यह पहचानना आवश्यक रहता है कि कहानी किस दृष्टि बिंदु से कही जा रही है, और अंदर अगर दृष्टि बिंदु बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है। और इसके बाद में अंतिम जो बात है वो ये है कि पूरी की पूरी कहानी क्या ध्वनित करती है। तो अगर हम इन सारे सवालों पर ध्यान देंगे तो हम इस सवाल पर विचार कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कहानी वास्तव में क्या ध्वनित करती है। तो ये सवाल हैं
अगर इनको पढ़ते, अगर हम कहानी पढ़ते हुए ये एक पद्धति निश्चित करते हैं सवाल, अगर इन सवालों पर हम ध्यान देंगे तो हम कहानी को बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं और एक विशेषज्ञ की हैसियत से कहानी का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा हम साधारण व्यक्ति की तरह कहानी पढ़ेंगे और हम कहानी के भीतर कोई चीज क्यों आई है, कैसे आई है, लेखक के सामने क्या चुनौतियां थी, लेखक के साथ साथ चलते हुए हम सह रचनात्मक जो आनंद होता है वो नहीं ले सकते। एक सामान्य व्यक्ति की नजर से देखने पे हमें इतनी चीजें कहानी के अंदर दिखाई भी नहीं देंगी। तो ये चीज है। और कहानी, क्योंकि रचनाकार जब किसी अनुभव को गढ़ता है तो वो क्यों गढ़ता है, कैसे गढ़ेगा, इन समस्याओं से अगर हम उसके साथ साथ चलते हुए देखें तो हम कहानी को बेहतर समझ पाएंगे। मसलन एक उपन्यास देखिए, जैसे कि फ्रांसीसी उपन्यास है इन द लेबिरिंथ, राबी ग्रिए का, और उसमें कहानी आती है एक सैनिक की। तो ऐसा लगता है कि वो सैनिक है और किसी मिशन पर है और उसको पढ़ने के बाद में लगता है कि मिशन के बारे में बात होगी और कुछ चर्चा होगी, लेकिन रचनाकार उधर जाता ही नहीं है और वो दीवारों पर जमी हुई बर्फ और बूट और इनके बारे में बात करता रहता है। तो वास्तव में अगर वो उधर जाता और घटनाएं बताता रहता तो समय के अनुभव वो उस तरह से नहीं खड़ा कर पाता जिस ठहराव को वो इनके सारे चित्रित करता है। तो ये रचनाकार किसी अनुभव को गहराने के लिए किस तरफ जाएगा, जबकि ये बिल्कुल अलग रास्ता है। वास्तव में पुराना रचनाकार अगर होता तो वो घटना को देखता, घटना के बारे में बात करता, वो ये करता कि जो घटनाएं घटती आ रही उनका वर्णन करता था, लेकिन वो घटनाओं को छोड़ देता है और पाठक सोचता है कि इसके बारे में बात होगी। इसी तरह से वो किसी लड़के की बात करता है जो बार बार सवाल पूछता है और फिर लगता है कि वो कहीं और जाएंगे, लेकिन बाद में पाठक को लगता है कि कहीं और जाने की बात हो रही है और वो कहीं और जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वहीं पर हैं। तो बड़ी विचित्र ढंग का उपन्यास है और इस तरह से वो एक अनुभव संप्रेषित करता है। तो ये चीज हमें दिखाई देती है। इसी तरह से अगर आप देखें लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के उपन्यास देखें जेम कोएत्जी का, तो उसमें भी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि दिखाई गई है और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में उसके जो कुछ हो रहा है उसके प्रति विद्रोह है, लेकिन विद्रोह में कोई क्रिया नहीं दिखाई गई है। वो विद्रोह में उस चीज से नहीं लड़ता है, बल्कि विद्रोह अलग किस्म से दिखाया गया है और ज्यादा बुनियादी लगता है, ज्यादा गहरा लगता है, जैसे कि वो उस सारी चीजों से दूर चला जाता है, मानो वो उस पूरी चीज से विद्रोह कर रहा हो, पूरे के पूरे तंत्र से, पूरे जो मनुष्य हो गया है उससे विद्रोह कर रहा हो। और उस पृष्ठभूमि में वो पूरे के पूरे उस जमाने को जैसे एक निरर्थकता का जो अनुभव है वो पैदा करता है उसके बारे में। वो बिल्कुल बचपन के गांव में चला जाता है, वहां एकांत में वो किसी से नहीं मिलता है, वहां पर वो सब्जियां उगाता है, रोज देखता है जा करके कद्दू को, लौकी को। तो ये जो उसका जीवन दिखाया गया और समय की गति इतनी धीमी कर दी गई है जैसे कुछ घट ही न रहा हो। तो ये रचनाकार ने इस तरह से उसको, समय को, पात्र को, इन चीजों को इस तरह से खड़ा किया है, काल की गति के साथ ऐसे प्रयोग किए हैं कि उससे वो उन पूरी चीजों के बारे में बात किए बगैर थोड़ा सा आरंभ में ही बात करके और इतना ज्यादा उसको गहरा अर्थ देता है जो उनके बारे में बात करके वो नहीं दे सकता था। तो ये हम देखते हैं कि कई सारे और रचनाकार जो सीधे उसके बारे में बात करते हैं वो उस तरह का अर्थ नहीं दे पाए, जैसे कि हम सार्त्र, कामू वगैरह, उन्होंने भी पाथ ब्रेकिंग रचनाएं की हैं, बिल्कुल अलग दिशा में। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो अलग किस्म की रचनाएं, नौशिया हो सार्त्र की या कामू की रचनाएं हो, द मिथ ऑफ सिसिफस या आउटसाइडर वगैरह, तो उनमें लेकिन हम ये देखते हैं कि कला की दृष्टि से अगर हम देखें तो उस निरर्थकता को कोएत्जी विद्रोह के साथ में ज्यादा बेहतर ढंग से प्रकट करता है। तो इस तरह से कला पर जब हम बात करते हैं तो हम साथ साथ ये चलते हुए देख सकते हैं कि वास्तव में थीम भी एक हो सकती है, केंद्रीयता एक हो सकती है, लेकिन उसको रचना जो है, उसका जो अनुभव है वो अलग अलग हो जाता है। आज हमने इस तरह से कहानी कैसे पढ़ें इस विषय पर चर्चा की है और मैं समझता हूं कि अगर हम इन प्रश्नों पर जिनकी हमने चर्चा की ध्यान देंगे और तब किसी कहानी का विश्लेषण करेंगे तो हम कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।